टू डेक्स्टर्स क्लासेस में जस्ट भी हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा पीओके में बनने जा रहे डैमर भाषा बांध का उद्घाटन किया गया। तो भारत ने इसका विरोध करते हुए कहा कि जो पीओके या पाकिस्तान के द्वारा अवैध रूप से कब्जाया हुआ है, इसलिए पाकिस्तान को यहाँ पर किसी भी प्रकार की परियोजना संचालित करने का अधिकार नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि भारत सहित वहाँ के स्थानीय लोग, पाकिस्तान के लोगों के द्वारा भी विरोध किया जा रहा है, स्थानीय उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है जहाँ पर ये बांध बनेगा। तो इसी के ऊपर आज के वीडियो में एनालिसिस करेंगे कि क्यों लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है और ये बांध की पाकिस्तान की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो फ्रेंड्स, बने रहेगा वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले निवेदन है कि यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो ये डैमर भाषा बांध है वो बन कहाँ रहा है। देखिए, ये जो विवादित डैमर भाषा बांध है ये खैबर पख्तूनख्वा यानी कि पाकिस्तान के प्रोविनेंस और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि गिलगिट बाल्टिस्तान के डैमर ज़िले के मध्य में सिंधु नदी के ऊपर बन रहा है। खैबर पख्तून का जो जगह जो है कोहिस्तान के भाषा में और गिलगिट बाल्टिस्तान के डैमर ज़िले के मध्य में ये बांध बन रहा है जो कि 272 मीटर ऊंचाई पर बन रहा है। और यहाँ पर आप मैप में देख पा रहे होंगे कि ये जो नीली पट्टी जा रही है ये यानी मानसरोवर से निकलते तिब्बत प्लेटू से निकलते हुए यानी कि मानसरोवर से निकल कर ये पहले लद्दाख से होते हुए पीओके में जाती है। पीओके से ये घूमते हुए ये नीचे खैबर पख्तूनख्वा से होते हुए ये हिंद महासागर के यानी कि हिंद महासागर का जो सागर है अरब सागर, तो उसमें जाकर गिरती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान और नीचे जो हरे लाइन में दिख रहा होगा कि ये है खैबर पख्तूनख्वा जिसको बोलते हैं वहाँ KPK। तो इसकी दोनों की सीमा के ऊपर ये डैमर भाषा बांध बन रहा है। तो ये जो चीन के सहयोग से बनाया जा रहा है, जिसके ऊपर कहा जाता है कि चीन की 70% अधिकार होगा और 37% का अधिकार पाकिस्तान का होगा। तो अब यहाँ पर इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता की यदि हम बात करें तो ये दुनिया का एकमात्र ऐसा बांध है जो कि रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट से बनाया जा रहा है, जो कि दुनिया का सबसे लंबा बांध ये कह सकते हैं। और यदि हम सिंधु नदी की हम बात करें तो सिंधु नदी से सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज नदियाँ निकलती है, जिसके ऊपर दोनों पर भारत और चीन का अधिकार है। यानी कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों पर पाकिस्तान का और पूर्व की ओर बहने वाली नदियों पर भारत का। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और ये जो सिंधु नदी है पाकिस्तान की प्रमुख लाइफलाइन में, यानी कि सबसे ज़्यादा यदि हम इरिगेशन की बात करें या पेयजल की हम बात करें, सबसे ज़्यादा इसी नदी से पानी पाकिस्तान को उपलब्ध होता है। और ये जो बांध है ये वर्ष 2028 तक पूरा होगा और दुनिया का सबसे ऊँचा रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट बांध है। और इस परियोजना की जो बिजली उत्पादन किया जाएगा, जिसकी जो उत्पादन क्षमता वो 4500 मेगावाट है और हर साल 18.1 अरब यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। क्षेत्रफल की हम बात करें तो इसके ऊपर कुल जमीन का 86% यहाँ पर ऑक्यूपाइड कर लिया गया है, अधिकृत कर लिया गया है, जिसमें से जनवरी 2019 की यदि हम बात करें 32,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया, जिसमें से 31,917 एकड़ तो गिलगिट बाल्टिस्तान से और 162 एकड़ खैबर पख्तूनख्वा से है। और बाकी का जो 14% है जो उसका अधिग्रहण नहीं अभी तक किया गया है। और यदि हम इस बांध की बजट की हम बात करें तो फ्रेंड्स इसमें इसके ऊपर कुल 5.8 अरब डॉलर का खर्च होगा, यानी कि इसके ऊपर। और यानी कि पाकिस्तानी रुपए में यदि हम बात करें तो 1406 अरब पाक रुपये में यह सौदा किया गया है। और ये दो कंपनियां हैं, यानी कि एक तो पाकिस्तान की जो आर्मी है, क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तान की बहुत सी आर्मी की यदि हम बात करें तो बहुत सी कंपनियों को संचालित करती है, ये दुनिया जानती है। तो यहाँ पर भी पाकिस्तानी आर्मी की जो सहायक कंपनी फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन और चीन की जो पावर चाइना है, इनके बीच में ये सौदा हुआ है 5.8 अरब डॉलर का। और यदि पाकिस्तानी रुपए में इस रकम को मल्टीपल करें तो उसको बोला जाता है कि 1406 अरब पाक रुपए में ये सौदा किया गया है। और हालांकि इस बजट से यदि हम बाद में हम बात आएँ तो इसको ये भी कहा जाता है कि पिछले
ये 1980 से ही ये प्रस्तावित है, जिसके ऊपर कम से कम पाकिस्तान के अब तक के 4 प्रधानमंत्रियों के द्वारा इसका उद्घाटन किया जा चुका, लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं किया था, जिसकी सबसे बड़ी वजह से भारत के द्वारा विरोध किया गया। भारत ने तो ये विरोध किया कि ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में बनाया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान अवैध रूप से कब्जा है, वो भारत का अभिन्न अंग, और दूसरी तरफ वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा था। तो 1980 में सबसे पहले विश्व बैंक के द्वारा अप्रूव करवाया गया, फिर 2016 में एशियाई विकास बैंक के द्वारा भी आर्थिक मदद देने के लिए कहा गया, लेकिन इन दोनों बैंक के द्वारा ये कहते हुए नामंजूर कर दिया कि यह विवादित क्षेत्र है, पहले आप भारत से इसकी NOC लेकर आइए तो फिर हम यहाँ पर बजट सैंक्शन कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब ये विश्व के जो ये प्रमुख संस्थान, इनके द्वारा जब ये मंजूरी नहीं दी गई, आर्थिक सहायता नहीं दी गई, तो फिर जुलाई 2018 में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चंदा जुटाने के लिए एक फंड बनाया गया, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर डैम के लिए चंदे की अपील भी की गई थी, लेकिन उस अपील का भी कोई परिणाम नहीं निकला, यानी कि वो डैम शुरू नहीं हो चुका, उसके लिए चंदा इकट्ठा नहीं। और फिर 2006 में पूर्व प्रधान जो वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति है, सेना प्रमुख रहे हैं परवेज मुशर्रफ, उनके द्वारा भी इसको मंजूरी दे दी गई, लेकिन शुरू नहीं हो पाया था। अब यहाँ पर फिर उसके बाद जब चारों तरफ से हाथ पैर मारने के बाद ये प्रोजेक्ट नहीं शुरू हो पाया, तो फिर पाकिस्तान के द्वारा चाइना को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ा, क्योंकि उससे पहले भी चाइना काफ़ी लंबे समय से इस यहाँ पर अब डैम बनाने के लिए बार बार कह रहा था पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा चाइना को मंजूरी नहीं दी गई। लेकिन जब चारों तरफ से पैसे की व्यवस्था नहीं हुई, तो फिर पाकिस्तान के द्वारा मजबूरी में चाइना को आमंत्रित करना पड़ा, और चाइना ने भी इसे CPEC के तहत इसको शुरू मंजूरी दे दी गई, यानी कि वहाँ पर निवेश करना शुरू कर दिया। यानी कि वहाँ पर आप जानते हैं कि जो चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर बन रहा है, जो कि वन बेल्ट रोड का एक हिस्सा है, तो वहाँ उसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें 70% तो हिस्सेदारी चाइना की होगी और 30% की हिस्सेदारी पाकिस्तान की होगी, जो कि 5.8 अरब रुपए में ये सौदा हुआ है। और CPEC की यदि हम बात करें तो ये 60 अरब डॉलर का आर्थिक गलियारा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो कि ग्वादर बंदरगाह से कासगर क्षेत्र को, जो सिंगजियांग प्रांत जो चाइना का कासगर, वहाँ तक ये पैक जोड़ता, और भारत की इसको लेकर भी आपत्ति है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो POK से ये गुजरता है, इस वजह से भारत के द्वारा इसके ऊपर आपत्ति की गई है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि स्थानीय लोगों के द्वारा, भारत के साथ साथ भी स्थानीय लोगों के द्वारा भी इसका विरोध किया जा रहा है, क्योंकि स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बांध से डायमर जिले के 32 गाँवों की जलमग्न हो जाएंगे यदि कभी बांध टूटता है तो, और यहाँ पर बहुत बड़ी त्रासदी उत्पन्न होगी, और साथ ही 50,000 से अधिक लोग विस्थापित होंगे, और जिन लोगों की ज़मीनें यहाँ पर खोई गई है, जो बांध में आएगी, जिन लोगों की ज़मीनें, उनको अभी तक भी मुआवजा नहीं दिया गया। तो इस प्रकार से बड़े स्तर पर यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। इतना ही नहीं है, वर्ल्ड जो सिंधी कांग्रेस ने भी इसकी आलोचना करते हुए ये कहा है कि पाकिस्तान ने जो ये डैमर भाषा बांध बनाया जा रहा है इन सिंध नदी के ऊपर, इसकी भी बड़े स्तर पर यहाँ पर आलोचना की, और उन्होंने ये कहा है कि इससे न केवल सिंधी प्रोविनेंस के लोग ही, बल्कि जो वहाँ के इंडिजिनस है, स्थानीय पीपल्स हैं, इंडिजीनियस पीपल जो लोग हैं, वो भी यहाँ पर पानी की कमी से बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे, और इससे न केवल पानी की समस्या बल्कि इरिगेशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। और इतना ही नहीं है, फिर इस बांध के साथ साथ ही यहाँ पर एक और भी बहुत से बांध बनाए जा रही हैं, जैसे आप बात आज़ाद पत्तन की बात करें, कोहाला पन बिजली परियोजना की बात करें, उसका भी बड़े स्तर पर विरोध किया जा रहा है, क्योंकि ये दोनों, यदि हम आज़ाद पत्तन और कोहाला पन बिजली परियोजना की हम बात करें, तो ये भी POK में ही बनाए जा रहे हैं, इनका बड़े स्तर पर विरोध किया जा रहा है। और इन्हीं, यदि हम बात भाषा बांध की, डायमर भाषा बांध की अपने बात करें यदि, तो ये भी कहा जा रहा है कि जो ये सिंध के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा भी कुछ क्वेश्चन उठाए गए हैं, इसके ऊपर आपत्ति उठाई गई है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि सिंध प्रोविनेंस के जो चीफ मिनिस्टर हैं सैयद मुराद अली शाह, उन्होंने भी इसकी जोर विरोध करते हुए कहा है कि इस बांध के से कुछ ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाएंगी कि जिस वजह से कि यहाँ के लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम होगी, यानी इरिगेशन की प्रॉब्लम होगी, यहाँ पर पर्यावरण की प्रॉब्लम होगी, यहाँ पर
लोगों को सिंचाई और की समस्या यानी कि सूखे की समस्या उत्पन्न हो सकती है। और इतना ही नहीं, फिर यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को लेकर ये भी वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा आलोचना की जा रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि इससे एनवायरमेंटल को तो नुकसान होगा ही होगा, बल्कि लोकल कम्युनिटी के ऊपर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। तो इस प्रकार से इसका विरोध किया जा रहा है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें भारत के संदर्भ में, हम बात करें कि भारत को क्या करना चाहिए। देखिए, भारत उसके ऊपर अपना दावा जताता है पीओके के ऊपर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर, जिसको कि पीओके हम बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा दो भागों में बांट दिया गया है पीओके, यानी कि आज़ाद कश्मीर के में और गिलगित बाल्टिस्तान में। तो उसमें भारत को पुरजोर तरीके से इसको मजबूती से अपना पक्ष रखना चाहिए और चाइना को भी इसके बारे में आगाह करना चाहिए कि वो भारत का क्षेत्र है और हमारी स्थानीय जो संप्रभुता उसका आपको भी ऑनर करना चाहिए। और यदि हम बात करें इंडियन नदी की हम बात, इसके ऊपर 1960 में एक समझौता हुआ जिसमें से रावी, व्यास और सतलुज जो पूर्व की ओर नदियाँ बहती उसको भारत का है, और पश्चिम की तरफ जो बहती नदियाँ झेलम, चिनाब और सिंधु, इसके ऊपर पाकिस्तान का अधिकार है। इंडस जल समझौता 1960 के तहत। तो अब इस समझौते के तहत भारत को कुछ छूट भी दी गई है कि भारत रन फॉर द रिवर प्रोजेक्ट, यानी कि जिनके तहत पानी को रोका नहीं जाए। तो पानी यदि पश्चिम की नदियों को बह रही है तो उसके ऊपर यदि भारत पानी न रोकते हुए कुछ इस प्रकार की जल विद्युत परियोजनाएं भारत भी संचालित कर सकता है, इस शर्त पर कि वहाँ पर किसी प्रकार पानी नहीं रोका, जिसे हम रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट भी कहते हैं। यानी कि भारत कुल जल के पश्चिम नदियों के कुल 20% जल के को भंडारण भी कर सकता है, उनका सिंचाई के लिए प्रयोग भी कर सकता है, उसके ऊपर विद्युत भी बना सकता है। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा एनालिसिस। उम्मीद है कि यहाँ पर आपको एनालिसिस को पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ इसी प्रकार और वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।